हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम हुआ था 2023 में 14 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट का मैथमेटिक्स का पेपर मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा, एक एक पॉइंट क्लियर करूंगा। और यहाँ पे लगभग आपकी 45 वीडियो मैं बनाऊंगा, क्योंकि हर वीडियो में आपको 15 क्वेश्चन मैं यहाँ पे देने वाला हूँ, जिससे कि सारी शिफ्ट में जितने भी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे आपको कंप्लीट हो जाएं। और एक मेथड भी बताऊंगा और एक शॉर्ट ट्रिक भी आपको यहाँ पे बताऊंगा, जिससे कि आपके सारे डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मैथ में स्कोर करने से डरते हैं और उन्हें लगता है कि मैथ में हमारा स्कोर अच्छा नहीं हो पाएगा। तो इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं कंप्लीट, तो आपको मैथ से बिल्कुल भी डर खत्म हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा समय न लेते हुए। अगर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे डायरेक्टली मैं आपको पूरी 45 के 45 जितने भी सेट हैं उनकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें। देखिए मैथमेटिक्स में एक चीज़ है, अगर आप अच्छे तरीके से एफर्ट लगाते हैं तो आपको सवाल होना ही होना है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे पूरा एफर्ट लगाने के बाद भी लास्ट में कैलकुलेशन में सवाल बिगड़ जाता है, जिससे उन्हें प्रॉब्लम आती है। तो एक कैलकुलेशन इस तरीके से करेंगे हम जिससे कि आपकी कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो जाए। तो यहाँ पे एक महिला को एक निश्चित दूरी तय करने में लगने वाले समय को 80% कम करने के लिए अपनी कार की चाल में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी। यानी वो चाल बढ़ाना चाह रही है कि उसे 20% यानी 80% अपना समय कम करना है। तो इसका मतलब है उसकी स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पे वो बता रही है कि कितने प्रतिशत चाल उसको बढ़ानी चाहिए, तो ये आपको बताना है। तो बहुत सारे बच्चे इस सवाल को देखकर पैनिक हो जाते हैं, लेकिन पैनिक आपको नहीं होना है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया। यदि आपने परसेंटेज पढ़ी होगी तो आपको पता होगा फ्रैक्शन वैल्यू। अगर मैं फ्रैक्शन वैल्यू की यहाँ पे बात करता हूँ तो बच्चों यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू आपकी अगर 80/100 यहाँ पे करता हूँ मैं, तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा 4/5 आ जाएगी। यानी कि कोई चाल हमारी जो है वो 5 थी और 5 से कितने कम हो गई है, 1 यहाँ पे कम कर दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो आपका टाइम का रेशियो होता है स्पीड का, उसका उल्टा हो जाता है। तो स्पीड का रेशियो यहाँ पे 1:1 यहाँ पे आपका हो जाएगा 5। तो यहाँ पे कितने की वृद्धि जो बताई है, तो 4 की वृद्धि आपकी होनी चाहिए। कितने में 1 पर इंटू 100 से आप गुणा करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे सही आंसर आपका 400% आ जाएगा। मोस्टली बच्चों का यहाँ पे सवाल अच्छे तरीके से निकला है, तो आपका बी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे और बताना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इससे सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। तो आप किस तरीके से करिएगा, आप एक चाल मान लीजिएगा कि कितनी दूरी मान लीजिएगा आप कि हमारी जो दूरी है वो लगभग यहाँ पे 1200 है। तो 1200 में अगर मैं बात करता हूँ, उसने 100% कम यहाँ पे 100% ज़्यादा यानी 100% अपना टाइम दिया होगा। तो 100% अगर टाइम दिया होगा तो स्पीड आपको पता चल जाएगी कि इसकी स्पीड कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर मैं 1200 की बात करता हूँ तो वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो कहना चाह रहे हैं कि 80% कम समय होना लगना चाहिए, यानी 20% में इस दूरी को तय करना चाह रही है। तो 20 से अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ 2 का 12 यहाँ पे 60 आ जाएगी। तो कितना कम, यानी स्पीड कितनी कम हुई, यहाँ पे 48 यहाँ पे स्पीड कम हो गई। कितने में कम हुई है, 12 में हुई है, तो यानी कि 100 से गुना कर दूंगा तो परसेंटेज वैल्यू आपकी आ जाएगी 400। यहाँ पे आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर आपको ये फर्स्ट मेथड आपको ये मैंने बताया है, सेकंड मेथड आपको ये बताया, आप इन दोनों में से कोई से मेथड से भी सवाल कर सकते हैं। लेकिन एक सेटिस्फाइड आपको हो जाना चाहिए कि मैं जो सवाल कर रहा हूँ वो बहुत अच्छे तरीके से और अच्छे से निकाल रहा हूँ। तो ये सेटिस्फाइड होना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेकंड नंबर का क्वेश्चन है। 51 और 78 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल का इकाई अंक बताना है। यानी आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे आपको अभाज्य संख्या आनी चाहिए। अगर आपको अभाज्य संख्याओं का पता नहीं है तो आप इस सवाल को नहीं निकाल सकते। बहुत सारे बच्चे मुझे पूछते हैं सर अभाज्य संख्याओं के बारे में थोड़ा बताइएगा। तो यहाँ पे आपको बता दूं मैं, देखिए 51 से और 78 के बीच की बात करिए तो पहले ही आपकी यहाँ पे जो अभाज्य संख्या होगी यहाँ पे एक 53 हो जाएगी। 53 के बाद आपकी यहाँ पे 59 हो जाएगी, उसके बाद 61 हो जाएगी, उसके बाद आपकी यहाँ पे एक और यहाँ पे हो जाएगी 67 हो जाएगी, उसके बाद यहाँ पे 71 हो जाएगी और 79 यहाँ पे आपकी हो जाएंगी। अब इन्होंने पूछा है कि गुणनफल में इकाई का अंक बताना है। तो इकाई का अंक मैं यहाँ पे उठा देता हूँ। यहाँ पे 3 है, 9 है, 1 है, 7 है, 1 है और उसके बाद यहाँ पे 9 है। तो यहाँ पे 9 × 27 हो जाएगा। 27 का भी मैं इकाई का अंक उठा लेता हूँ, तो 7 × 7 हो जाएगा, गुना करूँगा तो 7 हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे करेंगे 7 × 7 = 49 हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे अगर आप करेंगे तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यानी कि यहाँ पे 9 आ जाएगा, 9 × 9 और उसके बाद 9 × 9 = 81। तो इकाई का अंक यहाँ पे 1 आएगा। बहुत सारे बच्चे जनरली ये गलती करते हैं, क्योंकि हम ये चीज़ें भूल जाते हैं कि यहाँ पे कितनी संख्या आपकी होनी चाहिए। अगर आपने ये वाली संख्या यहाँ पे ले ली है तो बिल्कुल आप यहाँ पे गलत हो जाएगा आपका सवाल। क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे इन्होंने ये बताया है, क्योंकि कई बार मैंने देखा है बच्चे इस चीज़ में गलती कर देते हैं कि यहाँ पे इस तरीके से ये गलती आपको नहीं करनी है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे
सबसे पहले अभाज्य संख्या आपको लिखनी है। तो अभाज्य संख्या यहाँ पे 51 के बाद कौन सी आएगी बच्चों, यहाँ पे 53 आएगी। 53 के बाद 54, 55, 56, 57, 58, 59 यहाँ पे आएगी। 59 के बाद यहाँ पे कौन सी आएगी, 61 आएगी। 61 के बाद 62, 63, 64, 65, 66, 67, 67 क्या आपकी हो जाएगी, यहाँ पे 67 हो जाएगी। 67 के बाद 68, 69 जिसने लगाई वो भी गलत हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 71 आएगी और 71 के बाद आपकी यहाँ पे 72, 73 यानी कि 73 आ जाएगी। जिसने ये संख्या भूल गया है डायरेक्टली लगा दी तो उनका सवाल गलत हो जाता है। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे 9 3 27 7 आ जाएगा, 7 एकम 7 हो जाएगा, 7 7 49 हो जाएगा, फिर 9 एकम 9 हो जाएगा यहाँ पे और 9 3 27 हो जाएगा। यानी 27 में लास्ट का इकाई का अंक हमारे पास क्या आ गया, 7 आ गया। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है। जिन बच्चों ने ये गलती कर दी है, बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी में ये गलती करेंगे, तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि कई बार मैं देखता हूँ बच्चे इस गलती को करते हैं। तो आपको बिल्कुल एक्यूरेट चीज़ें यहाँ पे पता होनी चाहिए। अभाज्य संख्या क्या होती है ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो एक सेपरेट वीडियो मैं आपको लिए बना दूंगा, जिसमें आपको ये पता चल जाएगी कि अभाज्य संख्या कौन सी हैं और भाज्य संख्या कौन सी होती हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। यदि एक बक्सा है जो 350 की हानि पर बेचा गया, 350 की हानि पर 4650 रुपये में बेचा गया है, तो प्रतिशत हानि बताइए। बच्चों एक चीज़ आपको यहाँ पे बताता हूँ मैं, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस आपको यहाँ पे क्या है, सेलिंग प्राइस में आपको और कॉस्ट प्राइस में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कॉस्ट प्राइस क्या होती है, कॉस्ट प्राइस होती है जो आपकी रियल वैल्यू होती है, और सेलिंग प्राइस होती है जिस पे आप बेचते हैं। अब यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे 4650 में बेची है तो सेलिंग प्राइस है, लेकिन 350 की हानि हो रही है, यानी आपने कॉस्ट प्राइस कितना होगा, तो कॉस्ट प्राइस आपका यहाँ पे 5000 रुपये आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे कितने की हानि हुई है तो आपको पता होगा लाभ, प्रॉफिट बराबर क्या होता है, यानी कि अगर आपको लाभ लेना है तो उसके लिए आपको लाभ या हानि बटे CP गुना 100 यहाँ पे कर लेनी है। तो यहाँ पे कितने रुपए की आपकी हानि हुई है, तो 350 रुपये की हानि हुई है। हानि इंटू 100 बटे यहाँ पे आपका कॉस्ट प्राइस यानी कि आपका क्रय मूल्य जो होता है उसको आप नीचे रखेंगे। तो यहाँ पे आप करेंगे तो इसको आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से आ जाएगा 5 7 35, यानी कि आपको पता चल गया कि 7% की मुझे हानि हुई है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप इसमें ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं तो हो सकता है आप गलती कर जाएं, लेकिन आपको सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस, लाभ और हानि आपको पता होनी चाहिए बच्चों यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथे नंबर का क्वेश्चन है हमारा। निम्न में से कौन सा सह अभाज्य संख्या का युग्म है। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए सह अभाज्य संख्या कौन सी होती हैं। तो सह अभाज्य संख्या जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। जैसे मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, यहाँ पे 7 कॉमन है क्योंकि 7 ये दोनों को डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे 2 कॉमन दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ 75 में, यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ कॉमन नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो मुझे यहाँ पे 7 × 31 यहाँ पे कॉमन दिखाई दे रहा है, तो ये भी कॉमन है। तो यहाँ पे एक ऐसी संख्या है जो कॉमन नहीं है जिसमें, तो 198 से 175 हो जाएगा। सिंपल सवाल है। अगर आपने यहाँ पे सह अभाज्य संख्या नहीं पढ़ी है तो एक बार जाकर पढ़ लीजिएगा, बहुत ही सिंपल, एक बार में आपको सब क्लियर हो जाएगा। बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 600 मीटर की दौड़ में ए ने बी को 5 सेकंड की बढ़त दी है, यानी कि ए ने बी को 5 सेकंड की बढ़त दी है और फिर भी 20 सेकंड से दौड़ जीत ली। जिस बच्चे ने यहाँ पे ये मिस्टेक कर दी, 5 सेकंड की बढ़त देने के बाद 20 सेकंड से यानी कि दौड़ जीत ली, तो आप ये चीज़ समझिए 5 सेकंड की जो बढ़त रही उनके पास, वो बढ़त उसने कंप्लीट की है और 20 सेकंड से उस रेस जीत ली है, यानी टोटल 25 सेकंड से रेस जीत ली है। यदि ए की चाल और बी की चाल का अनुपात 2:1 है तो बी की चाल यहाँ पे बतानी है। एक सिंपल ट्रिक आपको यहाँ पे बताना हूँ। यदि आप टाइम के हिसाब से भी काटना चाहते हैं तो टाइम के हिसाब से भी आप निकाल सकते हैं। तो टी टाइम आपका जो टाइम हो जाएगा यहाँ पे वो -25 हो जाएगा। जिसने ये कर दिया वो बिल्कुल सही है। जिसने आपने अगर इसमें थोड़ी सी मिस्टेक कर दी तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी। एक सिंपल तरीका बताता हूँ, इसे भी नहीं बताता, थोड़ा सा एक यहाँ पे थोड़ा एक सिंपल तरीका बताऊँ आपको। मान लेते हैं यहाँ पे ए और बी हैं और इनका अनुपात यहाँ पे 2:1 यहाँ पे मैं करता हूँ। अगर 2:1 यहाँ पे करता हूँ मैं, इसकी चाल का अनुपात है, ये किसका है, चाल का, तो स्पीड का अनुपात है। और यहाँ पे टाइम का अनुपात अगर मैं बात करता हूँ तो ये ए उल्टा हो जाएगा इसका। इसमें आपको किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि स्पीड और टाइम का अनुपात उल्टा हो जाता है। अब यहाँ पे इसने कहा है कि ए ने बी को 5 सेकंड में हराया, यानी कि 5 सेकंड में हराया यहाँ पे। अब मैंने बताया है फिर इसने 20 सेकंड से ही रेस जीत लिए। तो जब माइनस माइनस आते हैं तो यहाँ पे प्लस कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब यहाँ पे उसके हिसाब से
तो यहाँ पे 25 है, लेकिन हमारे हिसाब से टाइम कितना लगा बच्चों, इसको 1 का लगा, उसके हिसाब को अपने हिसाब से यहाँ पे भाग दे देंगे तो 1% का मान आ जाएगा, हमारा 25 हो जाएगा। अब आप इसमें गुना करेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी 25 दूनी 50, यहाँ 50 आ गई। उसके बाद यहाँ पे 1 में गुना करेंगे तो आपकी 25 आ जाएगी। अब पूछा है b की चाल, तो b की चाल हमने निकाल ली है, तो 50 हो गई b की चाल। टोटल हमारे पास दूरी कितनी होती है, दूरी कितनी है बच्चों, यहाँ पे हमारे पास 600 मीटर की दूरी है, 600 मीटर की। और हमारे पास जो चाल आई है b की वो कितनी आई है बच्चों, यहाँ पे समय कितना आया, यहाँ पे चाल पूछी है b की, तो टाइम कितना आया हमारे पास, तो टाइम आया है हमारे पास, यहाँ पे टाइम है ये टाइम 50। और हमें स्पीड बतानी है, स्पीड बतानी है, तो स्पीड के लिए हमें 600/50 करना पड़ेगा। जब हम इसको करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 12 मिनट प्रति सेकंड यहाँ पे जो चीज़ें हैं ये चीज़ आ जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छे तरीके की ट्रिक है, अगर आप इसको समझ जाएंगे तो बहुत अच्छे से इतने बड़े सवाल को भी बहुत ईजी तरीके से कर पाएंगे। एक एक पॉइंट मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, इसको एक बार दोबारा देखना अगर आपको समझ में नहीं आ पा रहा है ये, तो ये चीज़ें बहुत ही अच्छे हैं आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। यहाँ पे छठा क्वेश्चन है आपका, ABC एक के बाद एक इस क्रम में कार्य करते हैं कि उनमें से प्रत्येक अलग अलग किसी कार्य को क्रम से 10, 16 और 12 दिनों में कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं यहाँ बात करता हूँ, ये 10 में करता है, ये 16 में करता है, ये 12 में करता है, ठीक है। इन तीनों का एलसीएम यदि मैं यहाँ पे लेता हूँ तो इन तीनों का एलसीएम कितना होगा बच्चों। अगर आपको इस ऐसे सवाल में थोड़ी दिक्कत आ रही है एलसीएम लेने में, तो आपको क्या कहना है, 10 का आधा कर देना है, 5 हो जाएगा, 16 का आधा 8 हो जाएगा, 12 का आधा 6 हो जाएगा। तो 5, 8, 6 का जो एलसीएम मेरे हिसाब से बनेगा वो 240 बनेगा। यहाँ पे 240 यहाँ पे एलसीएम बन जाएगा। अब यहाँ पे आपको डायरेक्टली ये देख लेना है, 10 से कितने में जाएगा, यहाँ पे 24 में हो जाएगा। यहाँ पे अगर 16 गुना 15 करता हूँ मैं तो यहाँ पे आपका 240 हो जाएगा, और 12 दूनी 24 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब यहाँ पे कहा है, यहाँ पे ये चीज़ ABC 3 चक्रों में इन्होंने कार्य किया है। पहले चक्कर की अगर मैं बात करता हूँ A + B + C, अगर पहले चक्कर की बात करता हूँ तो A यहाँ पे कितना करता है बच्चों, 24 काम करता है, B यहाँ पे 15 काम करता है, C यहाँ पे 20 काम करता है। टोटल यहाँ पे इन्होंने एक दिन में कितना काम कर लिया है, एक दिन में यहाँ पे 59 कर लिया है। तो 3 दिन में कितना कर लेंगे, 3 से यहाँ पे गुना कर देंगे, तो यहाँ पे यानी कि 3 नम 27 और 3 पंजे 15, 16, 17, यानी कि 177 काम यहाँ पे ये कर लेंगे। अब टोटल हमारे पास कार्य कितना है बच्चों, 240 है। 240 में से 177 यदि कार्य में यहाँ पे निकाल देता हूँ तो 63 कार्य बच जाता है। लेकिन सवाल क्या कह रहा है, A और C कार्य छोड़ देते हैं। अब A और C कार्य छोड़ देते हैं तो यानी कि इन दोनों ने कार्य छोड़ दिया है, बाकी शेष कार्य को B कितने दिन में करेगा, तो B एक दिन में 15 कार्य करता है। तो यहाँ पे आप काट सकते हैं इसको। अगर मैं 3 से काटता हूँ, यहाँ पे 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15 हो जाएगा, और तो 5 चौक 20, सही 1/5 आपका सही आंसर होना चाहिए यहाँ पे, एक सही। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। सेकंड नंबर बिल्कुल सही है। बहुत ही अच्छे से सवाल को करना है, जैसे सवाल आपको बता रहा है उसी तरीके से आपको इनपुट करते रहना है जो चीज़ें हैं, आपका सवाल बहुत अच्छे से निकल जाएगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ जो है का गुणनफल 48 है, दोनों संख्याओं का अंतर 13 है, तो संख्या बतानी है आपको। बच्चों देखिए आपको एक चीज़ याद रखनी है, यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ बराबर क्या होता है, फर्स्ट संख्या होती है इंटू सेकंड संख्या होती है। ये नियम है, इसको आपको याद रख लेना है। कहीं भी अगर ऐसा सवाल आए ये नियम आपको लगा देना है, यानी एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट और सेकंड संख्या होती है। लेकिन हमको क्या दिया गया, फर्स्ट माइनस सेकंड, यानी इन दोनों का अंतर दिया गया है 13। अब यहाँ से एक चीज़ है, ऑप्शन उठा सकते हैं आप कि ऐसी कौन सी संख्या है जिनका गुणनफल यहाँ पे 48 आएगा, यानी कि इनका गुणनफल यहाँ पे 48 दे रखा है। तो यहाँ पे मैं एक ही ऑप्शन उठाऊंगा, तो यहाँ पे सेकंड वाले में पता चल जाएगा 16 × 48 है और इनका अंतर भी 13 है। तो ज़्यादातर बेस्ट होगा कि आप इसे ऑप्शन से करें। अगर ऑप्शन से करते हैं तो ज़्यादा टाइम आप बचा पाएंगे। एग्जाम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है टाइम, तो आप टाइम के अकॉर्डिंग चलिएगा, टाइम से आप इसको निकाल सकते हैं। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे हो जाएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8वां नंबर का सवाल है। माना x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 8 है, तो निम्नलिखित संख्याओं में आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। देखिए अवरोही होता है घटता, आरोही होता है बढ़ता हुआ, यानी बढ़ते हुए क्रम में आपको लगाना है। अगर मैं यहाँ से इस चीज़ को देखता हूँ, यहाँ पे इनपुट करता हूँ, यहाँ पे ये 5 है, x की वैल्यू मैंने यहाँ पे 5 रखी है, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं इस चीज़ को। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 5 और 1 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, बटे यहाँ पे y हमारे पास 8 है, 8 में से 1 गया, यहाँ पे 7 हो जाएगा, ये कर दिया। सेकंड करते हैं, यहाँ पे 5x यानी 5 दूनी 10 हो जाएगा, और यहाँ पे y 8 दूनी 16 और 16 में से 3 गए, यहाँ पे 13 हो जाएगा।
ये चीज़ हो गई। उसके बाद y प्लस 1 है, y हमारे पास कितना है 8 और 1 9 हो जाएगा यहाँ पे। और नीचे अगर मैं बात करता हूँ 5 दूनी 10 माइनस 1 यहाँ पे 9 हो जाएगा। उसके बाद आगे चलता हूँ y 8 और 1 यहाँ पे 9 हो जाएगा। और यहाँ पे 5 या 15 में से 8 गए, 8 7 15 यानी कि 7 हो जाएगा। ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दूँ, यदि इनका समान यहाँ पे अगर अंतर है, यहाँ पे 1 का अंतर है, यहाँ 13 का, थोड़ा ज़्यादा अंतर हो गया यहाँ पे, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 6 7 ऐसे लिख लेना है, यहाँ पे 10 और 13 लिखना है, यहाँ पे 1 लिख लेना है और यहाँ पे 9/7 कर लेना है। तो यहाँ पे आरोही क्रम यानी बढ़ता हुआ क्रम आपको बताना है, जो बढ़ता हुआ क्रम है वो ही आपको बताना है। तो सेकंड नंबर पे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 लगा देता हूँ, यहाँ पे पॉइंट लगा देता हूँ तो 1 0 लग जाएगा। तो 13 7 91 हो जाएगा, यहाँ पे 13 7 91 हो जाएगा। तो सबसे छोटा ये ही होगा नंबर यहाँ पे, इससे बढ़ते में क्रम में होंगे सारे यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे भी बात करता हूँ, पॉइंट लगाता हूँ यहाँ पे, तो 60 हो जाएगा और 7 8 56 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बात करता हूँ मैं, तो ये यहाँ पे 1 हो जाएगा, 7 एकम 7। और उसके बाद यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे यहाँ पे, तो 30 हो जाएगा। और 7 चौक 28 लगभग इतना आया है यहाँ पे। तो सबसे पहला नंबर आपका हो जाएगा 0.7 का, ठीक है, 0.7 का सबसे पहला नंबर है। तो 0.7 किस में आ रहा है, यहाँ पे सेकंड नंबर वाले में आ रहा है। तो सेकंड नंबर वाला आपका ये हो जाएगा। तो सेकंड नंबर वाला यहाँ पे कौन कौन सा, यानी कि ये तो हो ही नहीं सकता, और 2x - 3 ये हो सकता है, ठीक है, 2x - 3 2x - 3 2x - 3। तो ये तो बिल्कुल ख़त्म हो गया आपका ऑप्शन। तो पहले पे ये आएगा और सेकंड पे आपका 0.8 यानी कि पहले वाला आपका आ जाएगा, पहले वाला सेकंड पे आएगा। तो सेकंड पे x + 1 आएगा, तो ये भी आपका नहीं हो सकता, x + 1 यहाँ पे दोनों हैं, ये दोनों में से आ सकता है। अब थोड़ा यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे यानी थर्ड आएगा यानी x + 1 2xy। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इससे आप बिल्कुल आराम से निकाल सकते हैं। थोड़ा टाइम आपको लग सकता है क्योंकि इतना बड़ा सवाल है, ये टाइम कंज्यूम करने के लिए ही एग्जामिनर ने रखा है, लेकिन बहुत अच्छे से आप इजी से इसे कर पाएंगे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी 15,000 की राशि पर 3 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितना होगा। ये डायरेक्टली आप कर सकते हैं, साधारण ब्याज की बात है। अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है 1500 रुपये की राशि पर 3 वर्ष के लिए 5% की राशि, तो 1% 5% जो 5% है वो 1 साल का है, 3 साल का, तो 5 या 15 हो जाएगा। और 15 की गुना करेंगे तो 225। डायरेक्टली आप इसको निकाल सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको साधारण ब्याज निकालने का तो आपको यहाँ पे PRT/100 पता होना चाहिए, मूलधन गुणा दर समय, इससे लगा के इससे भी निकाल सकते हैं, सही आंसर आपका आ जाएगा। सिंपल सवाल है, इसमें आपको ज़्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे एक कक्षा में 50 छात्र हैं और 20 छात्रों की औसत अंक 70 है। इसमें डायरेक्टली आप कर सकते हैं, 20 छात्र हैं, उनकी औसत आयु 70 है, तो टोटल कितनी हो जाएगी 1400 हो जाएगी यहाँ पे। अब बात करता हूँ, और शेष 30, जो शेष 30 हैं उनकी औसत आयु कितनी है 80 है। तो 80 से कर दें 8 या 24 यानी कि 2400 हो जाएगी। टोटल यहाँ पे जोड़ेंगे तो हम यहाँ पे 4 4 8 और 3 38 हो जाएगी। 38 टोटल कितने हैं 50 हैं, 50 को भाग देंगे यहाँ से, तो 50 से भाग देंगे तो यहाँ पे 5 7 35 और 5 6 30 यानी कि 76 आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे क्लियर है। मुझे नहीं लगता किसी भी क्वेश्चन में आपको ज़्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत है, बहुत ही सिंपल तरीके से सवाल आपके निकल जाएंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन आपका है, एक 128/3 पाई आयतन वाला जो आइसक्रीम है हमारे पास, शंकु बनाया जाता है उसका, जिसमें शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या से दोगुनी है, और शंकु की तिर्यक ऊंचाई आपको बतानी है। तो शंकु की ऊंचाई जो है उसकी त्रिज्या से दोगुनी है। अगर त्रिज्या r है तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी बच्चों 2r हो जाएगी। इसमें आपको दिक्कत नहीं है क्योंकि त्रिज्या की दोगुनी होती है, ठीक है। तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी दोगुनी है, तो त्रिज्या से दोगुनी आपकी ऊंचाई है, ये चीज़ आप समझ गए हैं। उसके बाद इसमें कहा है कि एक शंकु का आयतन आपको पता होना चाहिए, क्या है πr² h/3 ये है। तो यहाँ पे बराबर किसके है, ये 128/3 पाई के बराबर है। पाई से पाई यहाँ पे मैं ख़त्म कर देता हूँ, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा r² इंटू यहाँ पे ऊंचाई हो जाएगी 2r हो जाएगी, आपकी ऊंचाई जो है
बराबर आपकी कितनी हो जाएगी, इसमें 3 आ जाएगा और 128/3, तो 3 से 3 खत्म हो जाएगा। 2 से यहाँ पे बात करेंगे तो 64 हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ पे, r की वैल्यू आप मान सकते हैं कि यहाँ पे r की वैल्यू 4 आ गई है। जब r की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 4 है तो उसकी दोगुनी ऊंचाई यानी कि हाइट कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी बच्चों। अब यहाँ पे ये आपका एक ट्रायंगल है जिसमें यहाँ पे ऊंचाई 8 है और ये 4 है। तो यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, यहाँ पे आपको एक पाइथागोरस लगानी पड़ेगी। यहाँ पे 8 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग कर देंगे तो 8 का वर्ग कितना होता है बच्चों, यहाँ पे अंडर रूट में 64 हो जाएगा प्लस 16 और दोनों को जोड़ेंगे तो अंडर रूट यहाँ पे 80 हो जाएगा। ये आपका सही आंसर है। ऑप्शन में आपका ऑप्शन नंबर 3 है। अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता है तो आपको थोड़ा जो नियम है वो एक बार देख लेने हैं। शंकु का आयतन क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई क्या होती है, ये चीज़ें आपको देख लेनी है, उससे भी आप ये सवाल पूरे कंप्लीट कर सकते हैं। हालांकि मैं एक वीडियो कंप्लीट लेकर आऊँगा इसके ऊपर, उसके लिए भी आपको बता दूंगा क्या क्या चीज़ आपको यहाँ पर करनी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने कुछ धनराशि उधार ली है और पहले वर्ष के अंत में उसने 4200 रुपये और दूसरे वर्ष के अंत में 4410 रुपये का भुगतान करके उसकी जो है चुकौती करने के सहमत हुआ है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% थी तो उधार ली गई राशि, यानी कि आपको मूलधन बताना है। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे 5% की वैल्यू का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पे 1/20 फ्रैक्शन वैल्यू है। तो मान लेते हैं पहले साल यहाँ पे 20 और यहाँ पे पहले साल 21 रही होगी, उसके बाद यहाँ पे फिर आपकी 20 और यहाँ पे 21 रही होगी। अब दूसरे साल की वैल्यू हमें यहाँ पे दी है बच्चों कितनी, 4410 रुपये। तो इसका कितना गुना है, 210 गुना है इसका ये, तो इसका भी 210 गुना होगा ना, इसका भी 210 गुना करेंगे तो 1 की दूनी 42 यानी कि 4200 रुपये हो जाएगा। अब यहाँ पे जब जहाँ जाएंगे लास्ट पहले साल में तो यहाँ भी तो 4200 रुपये ही हुए होंगे। इसमें चीज़ भी देख लेनी है आपको कि यहाँ पे भी 4200 रुपये आपके हुए होंगे। तो यहाँ पे 4200 रुपये हैं, ये आपके 4200 रुपये हो गए हैं। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे आपकी इस चीज़ की कि 20 यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे टोटल अगर मैं मूलधन यहाँ पे बात करता हूँ तो टोटल यहाँ पे कितने हो गया, यहाँ पे मेरे लगभग 8400 रुपये यहाँ पे हो गए हैं। तो ये किसकी वैल्यू है, ये 21 की वैल्यू है। 21 की वैल्यू 8400 रुपये है, तो 20 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, तो 8000 होगी। कैसे निकालना है आपको, यहाँ पे ये आपको इस तरीके से निकालना है कि 8400/21 की वैल्यू है तो हमें 20 की वैल्यू निकालनी है। तो 21 चौक 84 और 4 दूनी 8, यानी कि सही आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो 8000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, 4 आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। अब बात करते हैं नेक्स्ट, चलते हैं यहाँ पे थोड़ा सा और आगे चलते हैं थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 13वें नंबर का क्वेश्चन है। एक दुकानदार एक वस्तु पर क्रय मूल्य से 35% अधिक मूल्य अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। इसका लाभ प्रतिशत बताना है। तो एक दुकानदार एक वस्तु का क्रय मूल्य से 35% अधिक करता है, तो आपको यहाँ पे सर्च इफेक्टिव लगा लेना है कि 35% आप अधिक करते हैं, ठीक है, और उसके बाद 20% की यहाँ पे छूट देते हैं। तो 20% की छूट देते हैं तो बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका 35 × 20/100 हो जाएगा। तो 20 पंजे 100 हो जाएगा, 5 सत्ते 35 हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 35 - 27, तो यानी कि 8 7 15, यानी कि 8% आपका डायरेक्टली हो गया। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा कि यहाँ पे 8 आ गया आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका 15% की कमी के बाद अजय की आय इतने रुपये हो जाती है, तो उसकी मूल आय बतानी है। देखिए यहाँ पे हर आय आप कितनी मान सकते हैं, 100% होती है और इसमें 15% की कमी हो गई है, यानी 15% की कमी हो गई है। तो कितना हो गया है यहाँ पे, ये 85 हो गया है, यानी कि 85% हो गया है। तो हमें 85% की ही वैल्यू दे रखी है यहाँ पे। 85% की वैल्यू कितनी दी है, ये वाली वैल्यू हमें 85% की दी है। तो 100% की वैल्यू अगर हम इसे निकालेंगे तो यहाँ पे 100 की गुना करेंगे। तो यहाँ से जब इसे काटेंगे 17 से काटेंगे, 17 पंजे 85 और 17 एकम 17 से कट जाएगा 7, 17 एकम 17 और यहाँ पे कितना बचा, 6 बच गया, 7 6 13 यानी 6 62 हो गया। तो 17 दूनी 34, 17 3 51, 17 3 51 हो जाएगा यहाँ पे, 17 3 51, यानी कि इस तरीके से निकालने के बाद यहाँ पे कट जाएगा। और यहाँ पे अगर 5 से आप इसे काटेंगे तो आपका 250, यानी कि आपका सही आंसर आपका हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। इसे आप काट लेना है, थोड़ा काटने में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो बता देना। इसे आप 17 से काट सकते हैं, 17 से डायरेक्टली कट जाएगा। 5 से भी आप काट सकते हैं, उसके बाद और इजी हो जाएगा।
तो इस तरीके से आप निकाल लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 8 सेंटीमीटर है। शंकु का आयतन ठीक दशमलव के 2 स्थानों तक बताना है। यदि आपको दशमलव के 2 स्थानों तक यहाँ पे बता देता है ये, तो आप समझ लीजिएगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो आपका यहाँ पे लोचा हुआ है। तो ऊंचाई जो आपकी है, तिर्यक ऊंचाई की बात करता हूँ, तो तिर्यक ऊंचाई आपकी कितनी है बच्चों, यहाँ पे 5 है, और व्यास अगर 8 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या यानी कि आपकी आर कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 4 हो जाएगी। अब आपको 888 यहाँ पे पता होना चाहिए। ये चीज़ें मैं आपको पहले भी बताता हूँ कि यहाँ पे अगर तिर्यक ऊंचाई 5 है, ये 4 है, तो ये 3 हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें पता चल गया, हाइट का हमें पता चल गया कि कितना है, 3 है। अब डायरेक्टली आप आंसर निकाल सकते हैं। शंकु की तिर्यक ऊंचाई और उसके आयतन की ठीक है बतानी है, तो आपको यहाँ पे सूत्र आपको पता होना चाहिए, नियम आपको पता होना चाहिए कि पाई आर स्क्वायर h बटे 3 इसका होता है। तो डायरेक्टली हम इसको निकाल सकते हैं। किस तरीके से निकालेंगे, तो यहाँ पे निकालने के लिए इन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे बताया है 1/3 आप यहाँ पे कर सकते हैं कि 1/3 के हिसाब से, तो 1/3 हो जाएगा। और उसके बाद अगर आप यहाँ पे करेंगे 1/3 को 22/7 आपका हो जाएगा। उसके बाद आपकी ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई में भी आपको देख लेना है कि आपकी ऊंचाई कितनी है। ये चीज़ें अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रही हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो 4 का यहाँ पे कितना हो जाएगा, वर्क करेंगे 16 हो जाएगा। 16 के बाद यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 3 से 3 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से 7 से करता हूँ, 7 × 21, 16 × 48, तो लगभग 48 के करीब, यानी कि सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। यानी कि 50.28 के लगभग आपका ये आना चाहिए, क्योंकि इसी से ही आपका जो है ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। क्योंकि एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई थी, तो ये मैंने आपको बताई है। तो आज की हमारा सेशन यहीं तक कंप्लीट होता है, क्योंकि मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी हैं। एक एक पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर किया है, जिससे कि आपको सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में आ जानी चाहिए। और जैसे ही सेकंड वीडियो आएगी, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको वहाँ पे सारी चीज़ें मिल सकें, एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो सके, ताकि आप दिल्ली पुलिस में मैथमेटिक्स में बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी।